हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएल एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल इक्विपमेंट्स, साउंड सिस्टम, बैटरी, होम अप्लायंस, टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जैसी बहुत सी चीजें बनाती थी। इन सब की वजह से ये कंपनी एक साल में 4,500 करोड़ का रेवेन्यू बनाने लगी थी और ये कंपनी देखते ही देखते इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। इस कंपनी ने साल 1995 में अमिताभ बच्चन को बिलीव इन द बेस्ट को प्रमोट करने के लिए 8 करोड़ रुपए दिए थे, जो आज के समय में 30 करोड़ रुपए के बराबर थे। लेकिन फिर गवर्नमेंट के एक फैसले की वजह से इतनी फेमस कंपनी अचानक इंडिया के मार्केट से गायब क्यों हो गई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बीपीएल की शुरुआत 1963 में टीपीजी नाम्बियार ने की थी, लेकिन कंपनी की शुरुआत करने से पहले टीपीजी नाम्बियार यूनाइटेड किंगडम की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करते थे। 1960 में उनका ट्रांसफर अमेरिका में हो जाता है और अमेरिका में उनका काम नए नए जगहों में जाकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सप्लाई पर नजर रखना होता था। इस दौरान वे भारत में आए और तब उन्होंने एक बात पर नोटिस किया कि भारत में कोई भी बड़ी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। साल 1963 में बीपीएल ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की गई और यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी बीपीएल की टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल तरीके से मदद कर रही थी, जिसकी वजह से इस कंपनी का नाम बीपीएल रखा गया। बीपीएल ने सबसे पहले हॉर्मेटिक शील्ड मीटर के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक को बेचा जाता था और भारत इलेक्ट्रॉनिक की मदद से इंडियन आर्मी को बीपीएल के प्रोडक्ट दिए जाते थे। इसके बाद बीपीएल ने मेडिकल सेक्टर में अपने कदम रखे और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने लगे, जिसके बाद बीपीएल बहुत ही तेजी से सक्सेसफुल होने लगा। इन्होंने मेडिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए जापान की फुकुडा कंपनी के साथ मिलकर काम किया और साथ में बीपीएल यूके की कंपनी गेस्टनर के साथ मिलकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाने लगी। ये सब विदेशी कंपनियां बीपीएल के साथ काम इसलिए कर रही थी क्योंकि उस समय इंडिया में ये कानून था कि अगर किसी विदेशी कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया की किसी कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना होगा, जिसकी वजह से जापान की एक बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैनियो के साथ बीपीएल ने एक डील साइन की, जिसमें बीपीएल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा और सैनियो प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को बेहतर करेगा। जिसके बाद बीपीएल ने बहुत ही तरीके के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाए, जिसकी वजह से मार्केट में बीपीएल की मांग बढ़ने लगी। इसके बाद 1982 में इंडिया के अंदर एशियन गेम को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी वजह से उस टाइम कलर टीवी की मांग अचानक से बढ़ने लगी और उस समय केवल 2 ही कंपनी कलर टीवी बना रही थी, जिसमें वीडियोकॉन और ओनिडा कंपनी थी। जिस कारण बीपीएल कंपनी ने कलर टीवी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कलर टीवी बनाना शुरू कर दिया और बीपीएल के टीवी की क्वालिटी अच्छी होने के कारण इनके टीवी मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिकने लगे। इन्होंने उस समय एक रिकॉर्ड भी बनाया था कि एक साल में 10 लाख से ज्यादा टीवी बेचने का, जिसके बाद बीपीएल इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी साल 1991 में इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कानून लागू हुआ, जिसके बाद कोई भी बाहर की कंपनी डायरेक्ट इंडिया में बिजनेस कर सकती है। इसी चीज को देखते हुए 1995 में सैमसंग इंडिया के मार्केट में आता है और उसके बाद एलजी इंडिया के मार्केट में आता है। ये दोनों कंपनियां कोरियन कंपनी होने की वजह से इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, साथ में इनका प्राइस बीपीएल से बहुत ही ज्यादा कम था, जिस कारण से ज्यादातर कस्टमर सैमसंग या एलजी के प्रोडक्ट परचेज करने लगे और धीरे धीरे बीपीएल कंपनी इन दोनों कंपनियों से पीछे रहने लगी। लेकिन बीपीएल ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से वे सैमसंग और एलजी को कभी भी टक्कर नहीं दे पाई। तो गलती नंबर 1, मिस मैनेजमेंट। जब से बीपीएल कंपनी की शुरुआत हुई तब से मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, मार्केटिंग ये सारे काम बीपीएल कंपनी खुद करती थी और उस समय मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होने की वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट को बड़े आराम से सप्लाई करती थी। लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा, बीपीएल का मैनेजमेंट पूरी तरीके से बेकार साबित हो गया। नंबर 2, लैक ऑफ गुड लीडर। बीपीएल कंपनी के लीडर बदलते हुए मार्केट को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से जब कंपनी की सेल्स कम होने लगी तो कंपनी के लीडर इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सही डिसीजन नहीं ले पाए
नंबर 3, लैक ऑफ इनोवेशन। दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आगे बढ़ना है तो आपको अपने प्रोडक्ट में ज्यादा जल्दी इनोवेशन करना होगा। सैमसंग और एलजी इन दोनों कंपनी ने अपना पूरा फोकस अपने प्रोडक्ट के इनोवेशन में लगाया था। जैसे कि सैमसंग ने भारतीय महिलाओं के लिए अपनी वॉशिंग मशीन में साड़ी को धोने के लिए अलग से बटन दिया था, और वहीं एलजी ने अपने टीवी के रिमोट में म्यूट का बटन दिया था। लेकिन बीपीएल भारतीय कंपनी होने के बाद भी ऐसा कुछ भी इनोवेशन नहीं किया था। नंबर 4, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। बीपीएल प्रोडक्ट बनाने का सारा काम खुद करती थी, जिसकी वजह से बीपीएल का फोकस प्रोडक्ट के इनोवेशन करने से हट गया। और वहीं एलजी और सैमसंग अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चीन से कराते थे, जिससे उनको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने की टेंशन नहीं रहती थी और वे ज्यादा अच्छे से अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच पाते थे। नंबर 5, रैपिड एक्सपेंस। बीपीएल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था होम अप्लायंस और कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेकिन इन्होंने अपना ध्यान इस पर्टिकुलर फील्ड्स को छोड़कर अपना पूरा ध्यान दूसरे बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 1995 में जब सैमसंग इंडिया के मार्केट में आया तब उसी साल बीपीएल ने कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ही ज्यादा पैसे एक्सपेंस करने लगा। लेकिन ये सारे पैसे बीपीएल ने बैंक से लोन लेकर अपने नए बिजनेस में लगाए थे और इसकी वजह से बीपीएल पर बैंक का कर्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। अब दोस्तों जानेंगे बीपीएल की सिम बंद क्यों हो गई। बीपीएल ग्रुप के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम बीपीएल कम्युनिकेशन था। इस कंपनी की शुरुआत की थी टीपीजी नाम्बियार और उनके दामाद राजीव चंद्रशेखर ने। इस पर्टिकुलर कंपनी को बनाने के लिए बीपीएल ग्रुप ने लगभग 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। इसके अलावा टीपीजी नाम्बियार और राजीव चंद्रशेखर के बीच में एक डील साइन हुई थी कि राजीव चंद्रशेखर इस कंपनी को मैनेज करेंगे, लेकिन इस कंपनी के एक भी शेयर टीपीजी नाम्बियार के पूछे बिना बेच नहीं सकते। लेकिन अगले ही साल राजीव चंद्रशेखर ने इस डील को नजरअंदाज करते हुए अपने हिस्से के 64% शेयर बेच देते हैं और इन पैसों से अपनी नई कंपनी की शुरुआत करते हैं, और जिस पर टीपीजी नाम्बियार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इस मामले को टीपीजी नाम्बियार कंपनी लॉ बोर्ड में ले जाते हैं। इस कानूनी केस की वजह से बीपीएल ग्रुप का पूरा फोकस अपने मेन बिजनेस से हट जाता है और इसकी वजह से बीपीएल ग्रुप को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लग जाता है। और बाद में टीपीजी नाम्बियार और राजीव चंद्रशेखर दोनों ही कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं, लेकिन तब तक बीपीएल ग्रुप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और साथ में कंपनी पर बैंक का बहुत ही ज्यादा कर्ज हो जाता है। जिसके बाद 2004 में बीपीएल ग्रुप ने हच एसर ग्रुप को 5200 करोड़ रुपए में बीपीएल कंपनी को बेच देते हैं। आज के टाइम में बीपीएल के ज्यादातर प्रोडक्ट मेडिकल सेक्टर के लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इन गलतियों की वजह से बीपीएल कंपनी मार्केट से गायब हो गई। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए। ऐसे ही बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।